आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं? मज़े में? चलिए ठीक है। आगे अब अवकलन के बाद अवकलन की ठीक उल्टी प्रक्रिया को हम समाकलन कहते हैं। अब समाकलन जो है वो कुल मिला के हमको ध्यान में रखना है। समाकलन का चिन्ह जो है वो इस प्रकार से होता है, ये तो कुल मिला के ये जो चिन्ह है किसके सापेक्ष है? ये चिन्ह व्यक्त करता है समाकलन को, समाकलन की प्रक्रिया को, और ये जो dx है वो ये बताता है कि फलन का किसके सापेक्ष और जो समाकलन हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर d/dx fx लिखते थे तो हमको ध्यान में है कि ये जो d/dx है ये अवकलन को व्यक्त करता है, और ये जो x है वो ये बताता था कि किसके सापेक्ष अवकलन की प्रक्रिया की जा रही है। ठीक है। अब यहाँ पर अवकलन में जैसे हमारे पास कई प्रकार के सूत्र हमने देखे थे, उसी प्रकार से समाकलन में भी कुछ सूत्र हैं, और अवकलन पढ़ने के बाद ही समाकलन की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। किंतु यदि हम लोग अवकलन की प्रक्रिया को याद रखें तो समाकलन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। वो अभी देखिए कैसे होगा। देखिए समाकलन हम समझते हैं कि समाकलन जो है उसमें सबसे पहले हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन का समाकलन कैसे करते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब क्या? मैं एक एग्जांपल लेता हूं, और क्या लिया जाए, x⁵, इसका आपको समाकलन करना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो एक फार्मूला है ये है x⁴n का इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा x⁴n+1/n+1। तो कुल मिला के क्या करना है अपने को, इसमें एक घात जोड़ना है, और वो जो घात जोड़कर लिखेंगे उसको नीचे भी लिख देना है। मतलब x⁴n+1 मतलब 5+1 6/5+1 6। ठीक है। ये सूत्र अपने को याद रखना है। तो इस प्रकार से हम कई प्रकार से और जो है फलनों का समाकलन कर सकते हैं। अब अगर मान लो x⁻⁻5 मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻5 का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या हो जाएगा, x⁻⁻5+1 कितना हो जाएगा, -4 अपॉन ये -4 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे जितने भी प्रकार के और एल्जेब्रिक फंक्शन हैं इनका हम समाकलन कर सकते हैं। अब आगे देखिए, हमको ध्यान में है कि हमने sin x का अवकलन हमने क्या लिखा है, cos x। ध्यान रखिए, sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। तो cos x का समाकलन sin x होगा। ठीक है। और cos x का अवकलन हम क्या पढ़े हैं, -sin x। तो -sin x का समाकलन क्या होगा, cos x होगा। ठीक है। तो ऐसे कई प्रकार की समस्याएं अभी अपने को देखने को मिलेंगी। अभी अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, अगर मान लिया जाए मैं आपको बोलूं कि d/dx 10x, तो इसका उत्तर हमको मालूम है सूत्र रूप में क्या होता है, sec²x। ठीक है। लेकिन हमको sec²x का अगर समाकलन करने को कहा जाए तो sec²x का समाकलन जो है वो कितना होता है, 10x होता है। मैंने कहा है कि अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। तो अवकलन किया किसी फलन का हमने, तो उत्तर आया ये, उसके उत्तर को हम फिर से समाकलन कर देते हैं तो प्रश्न मिल जाता है। ठीक है। तो अगर कोई कहे कि भाई sec²x का समाकलन क्या है, तो हम कहेंगे 10x। ठीक है। तो इस प्रकार से हम समाकलन को देखेंगे। अब फलन को और भी कई प्रकार से फलन हमको मिल सकता है, इनका हम किस प्रकार से और समाकलन करेंगे इसको देख लेते हैं। अब अगर मान लिया जाए कुछ फलन ऐसे मिलते हैं जिसमें हम सरल करने का प्रयास करते हैं एक प्रश्न को लेकर। यहाँ पर x² और e⁻x³। ठीक है। यहाँ पर दो फलन हैं, एक एल्जेब्रिक फंक्शन के फॉर्म में है और एक जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में है। तो कुल मिला के यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है कि हमको t मानकर जैसे हम अवकलन करते थे, ठीक इसी प्रकार से हम t मानकर समाकलन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे।
किंतु t हमको किसको मानना है, हम ऐसे फलन को, और उसमें भी फलन को मानना है ना, तो एक ऐसे फलन को हम t मानेंगे जिसका अवकलन हमको इस प्रश्न में दिख रहा हो, ठीक है, या उसका कुछ हिस्सा हो, कोई अंश होना चाहिए। तो एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इस x क्यूब को t मान लूँ, x क्यूब को मैं t मान लेता हूँ, और जिसको हमने t माना है उसका हम अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x², और इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx। ये ध्यान रखेंगे, जिसको हम t मानेंगे उसका हम क्या करेंगे, समाकलन अवकलन करेंगे, सॉरी अवकलन करेंगे। अब हमारे पास क्या बचा है, देखिए x² दिख रहा है, और इस dx को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये x² dx हो जाएगा, और इसके बाद इधर हो जाएगा dt अपॉन 3। तो x² dx के स्थान पर हम इसको ट्रांसफर करेंगे और इसको चेंज करेंगे t के फॉर्म में, e टू दी पावर ये हो जाएगा t, और x² dx के स्थान पर कितना हो जाएगा dt अपॉन 3, तो ये हो जाएगा dt और अपॉन 3, ये कांस्टेंट राशि इसलिए हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 1/3 हो गया, और e टू दी पावर t एक ऐसा फलन है जिसका अवकलन अथवा समाकलन दोनों e टू दी पावर t ही होने वाला है, तो e टू दी पावर t। चूंकि मेरा प्रश्न t के फॉर्म में नहीं है, मेरा जो फलन है वो x के रूप में है, इसलिए 1/3 e टू दी पावर, और t के स्थान पर वापस x³ लिख देंगे, और एक c एक कांस्टेंट जो है वो साथ में ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से हम जो है फलन का समाकलन कर सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि यदि दो फलन दिए गए हैं और एक का जो हल है वो हमारे पास उसका अवकलन जो है वह प्रश्न में दिया गया होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से एक दूसरा प्रकार का ये प्रश्न हो गया, ठीक है। पहला प्रश्न हमने एल्जेब्रिक फंक्शन के फॉर्म में देखा, एक प्रश्न हमने इस प्रकार का देखा, ठीक है। अब एक आध प्रश्न हम और देखते हैं जो और दूसरे प्रकार का होगा। चलिए अब मैं आपको कहता हूं tan² x का आप समाकलन कीजिए। तो हमारे पास समस्या ये है कि tan² x का समाकलन हम कैसे करें, और सूत्र रूप में हमारे पास इसका आंसर भी नहीं है कि चलो भाई फार्मूला होता जैसे sec² x का, और हमारे पास फार्मूला है इसका tan x समाकलन, हम फटाक से लिख सकते थे, किंतु हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। तो इसको त्रिकोणमिति के जितने भी सर्वसमीका पढ़े हैं उससे रिलेटेड कोई फार्मूला अपने को ध्यान में आता रह गया कि भाई tan² x बराबर कुछ ऐसा होता होगा जिसका हम समाकलन जानते हों, याद कीजिए। ध्यान में नहीं आया, चलिए मैं बताता हूँ। इसको हम sec² x -1 नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अगले पद में आप यहाँ पर sec² x dx माइनस, और ये 1 का भी आप कर दीजिए 1 dx। तो sec² x का समाकलन क्या होता है tan x, माइनस 1 का समाकलन क्या हो जाएगा x प्लस c, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय जितने भी प्रकार के फार्मूले आपने पढ़े हैं उन सब को अपने दिमाग पर लाइए, और उन सब का उपयोग करते हुए फिर हम समाकलन सीखेंगे। तो क्या है, कुल मिला के आपको समाकलन की प्रक्रिया समझने के लिए अवकलन को पूरा अच्छे से समझना चाहिए। अब एक और जो हमारे 11वीं में इम्पॉर्टेंट है, प्रमुख है, उस दृष्टि से मैं आपको एक और प्रकार का फलन ले लेता हूँ। मान लीजिए x e टू दी पावर x, फिर से एक बार मैंने ले लिया, लेकिन इस बार क्या है कि यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, जबकि मैंने बताया था कि हमको जब t मानकर हल करना होगा तो ऐसे फलन को t मानना है जिसका अवकलन हमको दिख रहा हो। तो यहाँ पर x को t मानेंगे तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, यहाँ पर x हटेगा नहीं, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमको फलन को मानकर हल करना पड़ता है। इसमें दो फलन हैं, हमने फलन के प्रकार पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। I, L, A, T और E। I मतलब इन्वर्स फंक्शन जिसमें साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x, टेन इन्वर्स x ऐसे फलन आते हैं। लॉग
लॉगरिथमिक फंक्शन, इसमें log x, log 2x, log 3x इस प्रकार के फलन आएंगे। एल्जेब्रिक फंक्शन को तो हम बहुत छोटी कक्षा से पढ़ रहे हैं इसलिए इसके बारे में जानते हैं, x³ + 3x² - 7 ऐसा कुछ भी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x, cos x, tan x इस प्रकार के फलन, और एक्सपोनेंशियल e⁻3x, e⁵x ऐसे फलन। ये एक फलन मानने का एक क्रम है। अब यहाँ पर हमको हल करते समय ध्यान देना है कि इसमें ये जो फलन है वो क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और ये जो है वो एक्सपोनेंशियल फलन है। इसलिए पहला जो आया है उसको हम पहला मानेंगे और बाद में जो आ रहा है उसको हम दूसरा फलन मानेंगे। ठीक है, अब मैं इधर मिटा देता हूँ। अब इसके लिए सूत्र क्या है ये ध्यान में रखेंगे। अगर हम यहाँ पर दो फलन दिए गए, पहला और दूसरा, ये फलन लिखा हो, इनका हमको अगर समाकलन करना है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का मल्टीप्लाई होने के बाद होल इंटीग्रेशन। ये हमारा फार्मूला हो गया। इस फार्मूले पे अपन फिट कर देंगे, 1 के स्थान पर x लिखना है और 2 के स्थान पर e⁻x लिखना है। चलिए, तो ये हो जाएगा x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx माइनस d/dx। फर्स्ट फंक्शन हमारा कितना है, x है, सेकेंड फंक्शन क्या है, e⁻x है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और जो आंसर आएगा उसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, मैंने केवल फार्मूले पे पुट किया है और कुछ नहीं काम किया मैंने। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x e⁻x का e⁻x ही और जो है हल होता है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x का अवकलन हमको ध्यान है 1 होगा और e⁻x का समाकलन क्या होगा, e⁻x होगा, और जो आंसर आया है उसका फिर से हमको क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x e⁻x माइनस ये e⁻x का समाकलन क्या होता है, e⁻x। हम चाहें तो यहाँ पर e⁻x को कॉमन निकाल सकते हैं और ये हो जाएगा x - 1 + c। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समाकलन की प्रक्रिया है। तो ऐसे कक्षा 11वीं में कम से कम इसके 2-3 प्रकार जो मैंने आपको बताए हैं, आज एक एक प्रश्न का हल करके मैंने 3-4 प्रकार के प्रश्नों के प्रकार, कैसे कैसे प्रश्न हमारे पास आ सकते हैं उनका, और समाकलन हम किस प्रकार से करेंगे वो मैंने बताने का प्रयास किया है। मुझको मालूम है कि ये पूरा एक अलग अलग वीडियो में एक लंबा लेक्चर जब आपके सामने रखा जाएगा तब विषय वस्तु आपको क्लियर होगा, किंतु वीडियो छोटी बने और हम अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें, इसलिए मैंने एक एक केवल प्रश्न हल करते हुए और 3-4 प्रकार के मेथड आपको समझाने का प्रयास किया है। आप एक प्रकार के प्रश्न को हल करें और उसके बाद वीडियो रोक कर और आप जो है अपनी पुस्तक का प्रश्न देखें और प्रश्न हल करके ऐसे ही 3-4 प्रकार के जितने भी प्रश्न मैंने समझाने का प्रयास किया है इसको हल करेंगे तो मुझको पूरा विश्वास है कि आप इंटीग्रेशन की जो सिस्टम है इसको समझ सकेंगे। आप सभी अपनी पढ़ाई में नियमित रूप से मेहनत करते रहिए, एक ऐसा विश्वास रखते हुए आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्कार, स्नेह।